हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं, विषय अर्थशास्त्र, कॉमर्स और आर्ट दोनों विषय वालों का प्री बोर्ड पेपर का हल हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आपने हमारे हिंदी, अंग्रेजी और अन्य विषय के वीडियो नहीं देखे हैं, आर्ट वालों के लिए मैंने राजनीति, इतिहास, भूगोल और कॉमर्स वालों के लिए हमने व्यवसाय अध्ययन का पेपर पहले ही डाल दिए हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे उनको देख सकते हैं, और अगर आपने उन्हें नहीं देखे तो देख लेना। अगर आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के पेपर की। तो सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प चुनिए, और सही विकल्प में आएगा, पहले वाले में आएगा द, दूसरे वाले में आएगा स, तीसरे में आएगा शून्य, चौथे में आएगा अ, पांचवें में आएगा ब, और फिर आएगा आपका द, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो ये हमारे सही विकल्प हो चुके हैं। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो पहले में आएगा दीर्घ। दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है, यू अक्षर जैसा होता है औसत लागत वक्र। तो ये आप लोग देख लीजिए, लगातार वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं, और ज्यादा वीडियो बनाने की वजह से गला बहुत ज्यादा खिंचा भी रहा है माइक के सामने, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इतने सारे प्रश्न नहीं पढ़े थे, सीधे उत्तर दे दिए हैं। आप इस बात को समझ लेना। हम बाद में इनको अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझा देंगे, मेरा खुद का पर्टिकुलर विषय भी है। आगे देखते हैं। इसके बाद यह उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं औसत लागत, या औसत बोल सकते हैं, औसत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कम कीमत पर वस्तु बेचता है। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत बोलते हैं। न्यूनतम निर्धारित कीमत, न्यूनतम निर्धारित कीमत या न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। श्रम तथा मजदूरी की पूर्ति के बीच संबंध काय का होता है? तो यहां पे एन संबंध होता है, और कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से कम होती है। जब पूर्ति होती है स्टॉक से, वो क्या होती है? कम होती है, कम कीमत पे, क्योंकि उसकी डिटेल अपन और अच्छे से जब पढ़ेंगे जब बता दूंगा, अभी मेरा गला काम नहीं कर रहा है। सही जोड़ी पे देखते आते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आज गले में। सही जोड़ी की बात करते हैं। तो सही जोड़ी में आपको मैं फटाफट निशान लगा देता हूं। साम्य कीमत में आएगा मांग और पूर्ति, साम्य कीमत के बाद औसत संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति मात्रा, कुल संप्राप्ति में आएगा कीमत गुणित मात्रा, द्विअधिकार, दो विक्रेता, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है, और मैक्रो जो होता है वह आय और रोजगार का सिद्धांत होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर आपने इसको नहीं नोट कराया तो नोट कर लीजिए दोनों को। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। जीपीएन का पूर्ण फॉर्म, जीडीपी का पूर्ण फॉर्म, पीएनबी का पूर्ण नाम, आरबीआई का पूर्ण नाम। इन चारों के पूर्ण नाम बता देता हूं। पहले का आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं जिसको हम। पीईएनबी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीईएनबी। आरबीआई,
आरबीआई होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीमा बचत प्रवृत्ति क्या है? सीमा बचत प्रवृत्ति क्या है? तो इसका उत्तर मैं मौखिक बोल के बता देता हूं आप लोगों को। सीमा बचत प्रवृत्ति जो होती है वो होती है अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह मापांक है जो प्रेरित उपभोग को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। प्रेरित उपभोग को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है, वो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, अब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एक हो गई बचत प्रवृत्ति, एक हो जाएगी उपभोग प्रवृत्ति। तो जो उपभोग प्रवृत्ति है उसमें क्या होता है कि वो बचत की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक में बताता है, पहला सुनना आप, थोड़ी सी गड़बड़ नहीं हो जाएगी। सीमांत बचत प्रवृत्ति में अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बचत प्रवृत्ति वह मापांक है जो प्रेरित बचत को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। काय को प्रदान करता है? प्रेरित बचत को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है, वो सीमांत बचत प्रवृत्ति। और जो प्रेरित उपभोग को संख्यात्मक मान प्रदान करे वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ बातचीत नहीं करती है, और एक बंद अर्थव्यवस्था माल या सेवा का आयात या निर्यात नहीं करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें अन्य देशों से मालों का आयात और निर्यात नहीं करते हैं, वो क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब देखते हैं इसके रिक्त स्थान, सही सत्य सत्य देखते हैं। तो सत्य सत्य में आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा असत्य। तो ये हो गए आपके सत्य असत्य। विशेष रूप से ध्यान रखना, मैंने पांचवें, छठे और सातवें का आंसर बोल के बताया है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। बहुत जगह हमने ऐसी गड़बड़े कर रखी है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए और बने रहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है वो क्या होता है? किसी आर्थिक समस्याओं की वास्तविक स्थिति किस प्रकार काम करती है, इसको व्यक्त करना ही सकारात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक सी वस्तुओं को बेचने वाली बहुत सी फर्में होती है और इनमें कोई एक फर्म संपूर्ण बाजार की तुलना में इतनी बड़ी नहीं होती कि बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके, वो कहलाता है पूर्ण प्रतियोगिता। फिर है वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? आप खुद जानते हो, वस्तु की मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। ये हो गया प्रश्न नंबर 9। अब है प्रश्न नंबर 10। द्विअधिकार किसे कहते हैं? जब बाजार में किसी वस्तु को बेचने के लिए दो विक्रेता होते हैं तो द्विअधिकार कहलाता है। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है एवं सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय से अभिप्राय है एक व्यक्ति द्वारा वर्ष भर में विभिन्न साधनों से उपार्जित की गई जाने वाली राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली? एक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या अथवा सेवा प्राप्त करने के कार्य को वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है सरकारी बजट के प्रमुख अवयव कौन कौन से? तो सरकारी बजट के प्रमुख अवयव दो होते हैं, एक तो राजस्व की प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्तियां। दो तरीके से सरकार अपने आय करती है। प्रश्न नंबर 15 है विदेशी विनिमय की दर किसे कहते हैं? विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा
की इकाई से विनिमय होता है। प्रश्न नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्न है। पहला, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र पाया जाता है। आर्थिक नियोजन और तीसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, पूर्ति का नियम लिखिए। बाजार में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है तो बाजार में उसकी पूर्ति की भी गिरावट आ जाती है। यही पूर्ति का नियम कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, मितव्ययिता के विरोधाभास को किसे कहते हैं? यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दे, अर्थात यदि अर्थव्यवस्था की सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो अर्थव्यवस्था में बचत के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात इससे या तो बचत में कमी आएगी या वह अपरिवर्तित रहेगी। इस परिणाम को मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। घाटे के बजट का प्रकार लिखिए। यह प्रश्न नंबर 19 और उसके 4 घाटे के बजट होते हैं। बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, राजकोषीय घाटा। इनकी डिटेल भी हम आप लोगों को बता देते हैं। इन चारों की डिटेल भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये आपके चारों घाटे के बजट की डिटेल, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, राजकोषीय घाटा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 19। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, और प्रश्न नंबर 20 है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। आप इन पॉइंटों को छोटा कर सकते हैं। पहला, वस्तु की प्रकृति। किसी वस्तु की मांग की लोच उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। साधारणतः अनिवार्यतः वस्तु की मांग की लोच बेलोच होती है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? बेलोच होती है, क्योंकि उनको क्रय करना अनिवार्य होता है। विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है और आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच साधारण होती है। ऐसे ही आप लोग 2 पॉइंट, ये 4 पॉइंट दे सकते हैं। मैं 2 और बता देता हूं। ये 4 पॉइंट यहां तक दे दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 20 हो गया हमारा। ये 20 कंप्लीट हो गया आपका। अब 21 देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है हमारा प्रश्न नंबर 21, स्थिर और परिवर्तनशील लागत में अंतर। स्थिर और परिवर्तनशील लागत में अंतर। तो ये हो गया आपका स्थिर और परिवर्तनशील लागत में अंतर। देखिए अंतिम प्रश्न, केंद्रीय बैंकों के कार्य। तो केंद्रीय बैंकों के जो कार्य होते हैं वो 4 कार्य पूछे हैं हमने। 4 कार्य केंद्रीय बैंक के दे दिए। जनता के साथ इसका कोई प्रत्यक्ष व्यवहार और संबंध नहीं रहता है। यह जमा पर ब्याज नहीं देता है। यह नियंत्रक बैंक होता है और इसे नोटों का निर्गमन एकाधिकार प्राप्त होता है। तो 4 कार्य हो गए और इसी के साथ आपके जो अर्थशास्त्र का पेपर है वो समाप्त होता है। हम राजनीति के पेपर के साथ आप लोगों को मिलेंगे और उधर व्यवसाय अध्ययन का पेपर हमने इसके पहले दे चुका है कॉमर्स में, तो आप वो भी वहां पे देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।